बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 8 का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू असम्बलर एंड डिबगर। अब चलते हैं आज के एजेंडा की तरफ। अच्छा, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि असम्बलिंग कैसी होती है, प्रोग्राम्स की लिंकिंग क्या होती है और रनिंग प्रोग्राम्स से क्या मुराद है। फिर उसके बाद ये जो असम्बलिंग और लिंकिंग का एग्जीक्यूट साइकिल है इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, लिस्टिंग फाइल को हम डिस्कस करेंगे और आखिर में हम जो है ना डिबगर को एक्सेस करेंगे। तो ये आज का एजेंडा है हमारा। सबसे पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो है कि भाई असम्बलिंग क्या होती है, लिंकिंग क्या होती है और ये रनिंग प्रोग्राम से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, हम जो प्रोग्राम लिखते हैं सी प्लस प्लस में या जावा में, जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। अच्छा, अब ये है कि ये जो सोर्स प्रोग्राम है ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता, बल्कि इसको जो है ना एग्जीक्यूटेबल कोड में सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है। अब इसको एग्जीक्यूटेबल कोड में कौन कन्वर्ट करता है? जो असम्बलर होता है हमारा, वो इसको जो है ना एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है। अच्छा, अब ये असम्बलर होती क्या चीज़ है? ये असम्बलर जो है ये कंपाइलर की तरह चीज़ होती है। देखें, कंपाइलर के मुतालिक आपने पढ़ा है सी प्लस प्लस में, वो एग्जीक्यूटेबल कोड आपको जनरेट करके देता है। सिंटैक्स एरर अगर आपने प्रोग्राम्स में डिटेक्ट करने हैं तो वो काम भी ये करता है। तो असम्बलर भी कंपाइलर की तरह एक प्रोग्राम होता है जो करता क्या है, आपके सोर्स प्रोग्राम को लेता है और उसको फिर वो कन्वर्ट करता है एग्जीक्यूटेबल कोड में। तो ये बेसिकली काम होता है असम्बलर का। अच्छा, जो असम्बलर फाइल प्रोड्यूस करता है, यानी अब स्टेप बाय स्टेप काम कैसे होता है ये हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये है कि भाई असम्बलर ने आपका जो सोर्स प्रोग्राम है उसको लिया, उससे सबसे पहले वो क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट फाइल भी एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं होती है। इसको अब एक दूसरा प्रोग्राम जिसको लिंकर कहा जाता है वो पकड़ता है और फिर इससे क्या बनाता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है फाइनल। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल फिर क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से कर दी जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर आपका क्या करता है? उसको मेमोरी में लोड करता है। ठीक है। या हम ये करते हैं कि जो कमांड प्रॉम्प्ट है वहाँ से भी जो है ना इसको हम फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, अब ये जो सारा प्रोसेस है अगली स्लाइड में स्टेप बाय स्टेप जो है ना डिटेल से बताया गया है कि भाई ये जो असम्बलिंग और लिंकिंग और एग्जीक्यूटिंग, यानी प्रोग्राम की असम्बलिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक का जो साइकिल है वो कैसे होता है। अच्छा, डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं। देखें, आपने सी प्लस प्लस का प्रोग्राम भी लिखा होगा, जावा का प्रोग्राम भी लिखा होगा। तो सी प्लस प्लस जो सी प्लस प्लस है हमारा, उसके लिए जो हम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं वो टर्बो सी का यूज़ करते हैं अक्सर। और भी हैं बहुत से मुख्तलिफ लोग यूज़ करते हैं मुख्तलिफ। वर्ड पैड भी यूज़ करते हैं। जावा के लिए जो है ना आप नेट बीन्स यूज़ करते हैं, इक्लिप्स यूज़ करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि प्रोग्रामर जिधर अपना प्रोग्राम लिखता है, जिस जगह पर अपना प्रोग्राम लिखता है उसको हम क्या करते हैं? टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। यानी प्रोग्रामर टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करते हुए सबसे पहले क्या करता है? अपना प्रोग्राम लिखता है। अब इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोग्राम को हम सोर्स फाइल कहते हैं। अच्छा, फिर स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि ये जो सोर्स फाइल है ये असम्बलर के हवाले कर दी जाती है। अब असम्बलर है क्या डियर स्टूडेंट्स? ये एक प्रोग्राम है कंपाइलर की तरह। असम्बलर इस सोर्स फाइल को लेके क्या बनाता है? ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है। अब ये ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है? ये मशीन इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक। अच्छा, अब उसके अलावा असम्बलर का दूसरा काम ये भी है कि ऑप्शनली जो है ना वो एक दूसरी फाइल भी क्रिएट करता है जिसे हम लिस्टिंग फाइल कहते हैं। और अगर जो है ना कोई एरर हो, लेट से कोई गलती हुई प्रोग्राम में, तो फिर प्रोग्रामर जो है वो कहाँ रिटर्न करेगा? स्टेप नंबर 1 की तरफ जाएगा वापस, जो टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है, जो सोर्स फाइल है वहाँ पे जो भी मिस्टेक थी उसको करेक्ट करेगा। दोबारा जो है ना फिर उसको वो असम्बल करेगा। दोबारा जो है ना ये स्टेप 2 वाला प्रोसेस होगा। अच्छा, अभी द डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल की क्लास में अगर आपको याद हो, जो हमने पहला अपना असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा था, तो आपने देखा था जो असेंबलर हमने वहाँ पे यूज़ किया है वो नेज़म का असेंबलर था, वो हमने यूज़ किया था। उस असेंबलर जो हमने अपना प्रोग्राम लिखा था वो एक टेक्स्ट फाइल में लिखा था।
टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करते हुए। फिर हमने क्या किया था कि कमांड लाइन से हमने जो कमांड दी थी उसमें हमने ये कहा था नेज़म के असम्बलर को कि भाई एक आउटपुट फाइल भी बनाओ और एक लिस्टिंग फाइल भी बनाओ। तो ये जो लिस्टिंग फाइल है ये क्या होती है, ऑप्शनली जो है ना क्रिएट होती है। ठीक, आप चाहें तो इसको बनाएं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, अगर आप नहीं भी बनाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, ये ऑप्शन है आपके पास। तो असम्बलर के दो काम हो गए। ठीक, जब उसको हमने सोर्स फाइल पकड़ाई तो उसने क्या किया, एक तो ऑब्जेक्ट फाइल आपको बना के दी, और ये ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है, मशीन कोड्स होती हैं, मशीन इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद एक दूसरी फाइल जिसको हम लिस्टिंग फाइल कहते हैं वो भी आपको बना कर दी। अब स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट फाइल जो है ये पकड़ा दी जाती है लिंकर को, यानी लिंकर अब क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट फाइल को पकड़ता है और फिर इसको जो है ना फाइनली जो एग्जीक्यूटेबल आपकी फाइल होती है उसमें कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, ये लिंकर क्या होता है? लिंकर जो है ना ये भी एक प्रोग्राम है। ठीक है, लेकिन इसका एक और काम भी है। एक तो ये हो गया कि लिंकर ने क्या किया, ऑब्जेक्ट फाइल को लिया और उससे जो है ना एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई। लेकिन ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए लिंकिंग का काम भी करता है। कैसे? देखें डियर स्टूडेंट्स, आपने सी प्लस प्लस का जो कोड लिखा है उसमें आपने ये लाइब्रेरीज यूज़ की होंगी, IOStream.h और conio.h वगैरह, math.h, इस किस्म की आपने काफ़ी जो है ना लाइब्रेरीज यूज़ की हैं। अच्छा, फिर आपने कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी जो है ना वहाँ पे यूज़ किए होंगे, जैसे एक स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर स्क्रीन वगैरह हो गई। ठीक है, और कैरेक्टर को गेट करने के लिए गेट कैरेक्टर, आपने सिर्फ फंक्शंस कॉल जो है ना वहाँ पे यूज़ की। अच्छा, तो अब ये जो हिस्सा है ये तो हमने सिर्फ वहाँ पे इसको यूज़ किया है प्रोग्राम, यानी हमारा प्रोग्राम मेन फंक्शन से शुरू होता था। ठीक है, आपने सी प्लस प्लस में ये काम किया है, मेन फंक्शन शुरू हुआ ख़त्म हुआ, ये सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अब ये जो लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है, या ये जो प्रोसीजर्स आपने यूज़ किए, इनको हमारे इस प्रोग्राम, लेट से ये हमारा प्रोग्राम हो गया। ठीक, अच्छा, ये लाइब्रेरी हमने यूज़ की, और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हो सकता है हमने यूज़ की हों, और कुछ प्रोसीजर्स भी हमने यूज़ किए। अच्छा, अब ये लाइब्रेरीज और प्रोसीजर्स ये कहाँ पर पड़े होते हैं, ये लिंक लाइब्रेरी में पड़े होते हैं। अच्छा, अब इनको हमारे प्रोग्राम के साथ या हमारे कोड के साथ कौन लिंक करता है, ये लिंकर जो है ना ये काम करता है कि इन लाइब्रेरीज को, प्रोसीजर्स को पकड़ा और हमारे प्रोग्राम के साथ क्या कर दिया, लिंक कर दिया। तो फिर उसके बाद जो है ना ये एक कामिल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनकर आती है लिंकिंग के प्रोसेस के बाद। अच्छा, अब स्टेप नंबर 4 में ये हो गया कि जब एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रोग्राम है जिसको हम लोडर कहते हैं, ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। इसके नाम से ही ज़ाहिर है, ये लोडर करता क्या है कि इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को अब वो पकड़ता है और कंप्यूटर की जो हमारी मेमोरी है उसमें उसको लोड कर देता है। उसके बाद सीपीयू जो है उसको इस प्रोग्राम की या हमारे प्रोग्राम की पहली इंस्ट्रक्शन जो है पकड़ा दी जाती है कि भाई अब तुम यहाँ से जो है ना प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करो। यानी जो बेस एड्रेस होता है, जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है प्रोग्राम का, वो फिर उसके बाद सीपीयू के हवाले कर दिया जाता है। जब एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड कर दिया जाता है तो उसके बाद जो है ना सीपीयू को जो प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस है, यानी पहली इंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग एड्रेस या बेस एड्रेस, वो पकड़ा दिया जाता है कि भाई यहाँ से अब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करो। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स ये काम हो रहा होता है, इस तरीके से हमारे प्रोग्राम जो हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। अच्छा, अब इसी चीज़ को एक पिक्चर आपके सामने आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ठीक है, इससे भी देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा होता है। सिंपली स्टेप 1 में आप क्या करते हैं, टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं, जो भी आप यूज़ करें, नेटबीन्स यूज़ करें, इक्लिप्स यूज़ करें, टर्बो सी, वर्डपैड, टेक्स्ट, और भी हैं टेक्स्ट एडिटर्स। अच्छा, खैर वो तो ये जो टेक्स्ट एडिटर ये तो वर्डपैड वगैरह हो गया, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि हम यूज़ करते हैं नेटबीन्स और इक्लिप्स वगैरह, ये तो वो हैं फुल फ्लैज आपके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हैं। ठीक है ना, यूआईज वगैरह हैं फुल फ्लैज। ठीक, अच्छा, बहरहाल जो भी आपने टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया, आपने प्रोग्राम लिखा, उसको फिर क्या कहते हैं, सोर्स फाइल कहते हैं। असम्बलर ने इस सोर्स फाइल को पकड़ा और दो फाइल्स जनरेट की, एक ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट की और एक ऑप्शनल लिस्टिंग फाइल भी जनरेट की। आप चाहें तो जनरेट करवाएं लिस्टिंग फाइल को, ना चाहें
तो कमांड लाइन में आप इस ऑप्शन को स्किप कर दें, सिर्फ ऑब्जेक्ट फाइल ही आपको मिलेगी। ठीक, अच्छा, ये 2 फाइल्स जनरेट करके दी हमें। उसके बाद हमने अपने प्रोग्राम्स में कुछ लाइब्रेरीज वगैरह या प्रोसीजर्स वगैरह यूज़ की होंगी, उनको लिंकर क्या करेगा अब स्टेप 3 में, लिंक लाइब्रेरी से जो भी हमने लाइब्रेरीज या प्रोसीजर्स वगैरह यूज़ किए हैं हमारे इस प्रोग्राम के साथ लिंक करेगा और फाइनली जो है ना एग्जीक्यूटेबल फाइल बन के आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूटिलिटी प्रोग्राम है जिसको हम लोडर कहते हैं, वो इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को पकड़ेगा और मेमोरी में जो है ना उसको लोड कर देगा। फिर उसके बाद सीपीयू को कहा जाएगा कि भाई हमारा प्रोग्राम जो है मेमोरी के इस एड्रेस से शुरू हो रहा है, जिसको हम बेस एड्रेस कहते हैं या स्टार्टिंग एड्रेस भी कहते हैं, जिसका जिक्र हमने पिछले लेक्चर में किया। उसको फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पकड़ाई जाती है, फिर उसके बाद सीपीयू जो है आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह जो है ना हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और ये एक पूरा साइकिल है। अच्छा, अब लिस्टिंग फाइल के हवाले से थोड़ी सी बात, इसको हमने प्रैक्टिकल की क्लास में भी देखा था, लेकिन यहाँ पे इसको ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये जो असम्बलर हमें लिस्टिंग फ़ाइल बना के देता है, ये असल में होती क्या चीज़ है, इसका फ़ायदा क्या होता है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो लिस्टिंग फ़ाइल होती है आपकी, ये आपके सोर्स कोड के कॉपी को कंटेन करता है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ मालूमात होती हैं। लाइन नंबर्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोग्राम की, वो इंस्ट्रक्शंस मेमोरी के किस एड्रेस पे स्टोर हैं या सेव हैं, उनका एड्रेस, उनका न्यूमेरिक एड्रेस। अच्छा, फिर जो है कुछ मशीन कोड बाइट्स भी होंगी हर एक इंस्ट्रक्शन की, वो भी आपको दिखाएगा, लेकिन ये हेक्साडेसिमल में होंगी। इसके अलावा सिंबल टेबल भी होगा। अच्छा, अब ये सिंबल टेबल जो है ये क्या चीज़ होती है, किस चीज़ को कंटेन करता है, आपके प्रोग्राम के आइडेंटिफायर्स को कंटेन करता है। प्रोग्राम में जो भी आपने आइडेंटिफायर्स यूज़ किए हैं, सेगमेंट्स आपके प्रोग्राम के हो गए, और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या होती हैं, इस सिंबल टेबल में होती हैं। अच्छा, अब ये जो लिस्टिंग फाइल है डियर स्टूडेंट्स, ये असल में होती किसके लिए है, जो एक्सपर्ट प्रोग्रामर होता है या जिसको हम कहते हैं एडवांस्ड प्रोग्रामर्स, वो क्या करता है, उसके लिए ये लिस्टिंग फ़ाइल जो है काफ़ी मुस्तफ़ीद फ़ायदेमंद साबित होती है अगर वो अपने प्रोग्राम की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखना चाहे। ठीक, अच्छा, इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो डेटाबेस में आपने मेटा डेटा के मुतालिक पढ़ा होता है, जिसको हमने कहा है कि भाई ये डेटा अबाउट डेटा होता है। ठीक, कहने का मकसद ये है कि डेटा के मुतालिक इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई फ़ाइल का नाम क्या है, साइज़ उसका कितना है, मेमोरी में जगह उसने कहाँ ली है, किस डेट को क्रिएट हुआ था। ये निटी ग्रिटी डिटेल जो होती हैं आपको फिर कहाँ मिलती हैं, मेटा डेटा में मिलती हैं। तो ये जो लिस्टिंग फ़ाइल है ये भी कुछ इसी तरह की फ़ाइल होती है कि अगर प्रोग्रामर को अपनी प्रोग्राम की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या करता है, वो फिर इस लिस्टिंग फ़ाइल में उन इन्फॉर्मेशन को ढूंढता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगली स्लाइड्स पे इस लिस्टिंग फाइल को हम डिटेल से ये दिखाएंगे आपको, एक लिस्टिंग फाइल, और उनमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये अब असम्बली लैंग्वेज का प्रोग्राम है और ये कर ये रहा है कि 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है, लेकिन ये उसका एक ये समझ लें कि एक स्नैपशॉट है। ठीक, ये कंप्लीट प्रोग्राम बल्कि ये एक्सर्ट है जो लिया गया है इस लिस्टिंग फाइल से। अच्छा, अब देखें, हमने क्या कहा था कि लाइन नंबर्स भी होंगी, तो ये देखें लाइन नंबर्स भी हैं। अब ये एड्रेसेस हो गए कि भाई इंस्ट्रक्शन जो हैं वो किन एड्रेसेस पे जो है ना वो सेव हैं, ये वो हो गई। बाइट कोड्स हो गए, ये जो आपको नज़र आ रहा है B8005, ये बाइट कोड्स हो गई, ये भी कंटेन करता है। और भी जो है ना बहुत सारी मालूमात हैं इसमें कि भाई मेन प्रोसीजर यहाँ से शुरू हुआ, मेन प्रोसीजर यहाँ पे एंड हुआ, मेन यहाँ पे एंड हुआ, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये लिस्टिंग फाइल में होती है। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इन इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर तक जो समझने की बातें हैं वो हम समझेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे स्किप करेंगे, उन चीज़ों को हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो अब जब हम आगे जाएंगे तो उनको देखेंगे, जैसे कि ये पुश हो गया, ये कॉल हो गया, ये इन्वोक वगैरह हो गया। अच्छा, अब देखें, ये तो आपको लाइन 1 पे जो इन्फॉर्मेशन है सिंपल है कि भाई ये जो प्रोग्राम है इसका नाम क्या है, ऐड टू है, और ये असम्बली लैंग्वेज का प्रोग्राम है। ये करता क्या है, ये दो 32 बिट्स इंटीजर्स को ऐड करता है। अच्छा, अब ये एग्जांपल किस चैप्टर की है, चैप्टर 3 की एग्जांपल है। अच्छा, फिर कुछ ये इन्फॉर्मेशन हो गई, ये स्टैक के हवाले से हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर ये देखें लाइन जो 9 है वहाँ पे हमारा जो कोड सेगमेंट है वो शुरू हो रहा है। तो अब स्टेप बाय स्टेप जो है ना देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि लाइन 1 से लेकर 7 तक
ये कोई भी हमारे पास एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं है, बल्कि इन्फॉर्मेशन है जिसको थोड़ी देर पहले आपने देखा। तो इसको एज इट इज़ कॉपी जो है ना किया जाएगा सोर्स कोड से। अच्छा, उसके बाद जो है लाइन 9 पे जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, असल में वो हमारा कोड सेगमेंट है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि अब हम जो है ना सेगमेंटेड मेमोरी यूज़ करते हैं, और हमारे प्रोग्राम के असल में जो है ना मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं। एक हमारा कोड का सेक्शन हो गया, एक हमारा जो है ना प्रोग्राम का सेक्शन हो गया, और एक स्टैक का सेक्शन हो गया। अगर आपको याद हो तो हमने ये बात की थी। अब देखें, ये जो लाइन 9 से हमारा शुरू हो रहा है, ये हमारा कोड सेगमेंट शुरू हो रहा है। और किस एड्रेस से ये शुरू हो रहा है? ये इस एड्रेस से शुरू हो रहा है, 0000 से। अच्छा, अब ये जो डिजिट्स आपको नज़र आ रही हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हेक्साडेसिमल में है, ठीक। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हेक्साडेसिमल की एक डिजिट जो है वो 4 बिट के बराबर होती है। अब इसको अगर आप काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हेक्साडेसिमल डिजिट्स आ गई। इसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 ज़ार 32 बिट आपका ये प्रोग्राम आ जाएगा। यानी जो सिस्टम है ये 32 बिट सिस्टम है। और इसमें जब आप इंस्ट्रक्शंस को सेव करेंगे तो उसके लिए जो एड्रेस होगा आपके पास वो 8 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो एड्रेस है डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेटिव एड्रेस है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ से हमारा ये जो एड्रेस है ये हमारा बेस एड्रेस है, ये हमारा स्टार्टिंग एड्रेस है। यानी प्रोग्राम जो हमारा कोड सेगमेंट है मेमोरी में, वो कहाँ से शुरू हो रहा है? वो इस एड्रेस से शुरू हो रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी कहा था कि भाई ये जो प्रोग्राम रिलोकेशन के हवाले से हमने काफ़ी डिस्कस किया है कि मेरा प्रोग्राम जो है किसी वजह से टर्मिनेट हो जाता है, या वो कंप्लीट हो गया, या कोई इंटरप्ट हो गई, या जो भी हुआ, तो मेमोरी से स्वैप आउट हो गया, हार्ड डिस्क पे चला गया। लेकिन कुछ अरसे बाद मेरे प्रोग्राम को दोबारा मेमोरी की ज़रूरत हुई, तो फिर जो है ना वो वापस उसको हमने स्वैप इन कर दिया मेमोरी में, यानी मेमोरी में दोबारा लोड कर दिया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जिस एड्रेस पे वो पहले सेव था या लोड हुआ था वहीं पर दोबारा लोड हो सकता है वो एड्रेस स्पेस जो है किसी और प्रोग्राम ने ऑक्यूपाई की हो। तो मेमोरी में जो भी जगह खाली होगी वो मेरे प्रोग्राम को मिलेगी। अब वहाँ पे, यानी जहाँ से अब दोबारा मेरा प्रोग्राम मेमोरी में लोड हुआ है, तो वो जो बेस एड्रेस है या स्टार्टिंग एड्रेस होगा, दोबारा वो एड्रेस जो है ना क्या होगा हमारा, उसको कंसिडर किया जाएगा। तो ये इसका मकसद है, ये रिलेटिव एड्रेसिंग की जो बात हमने की। अच्छा, अब ये है कि जब आपके प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया जाएगा तो उसको फिर जो है ना एब्सोल्यूट मेमोरी एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी मेमोरी में जब हमारा प्रोग्राम लोड होगा तो मेमोरी एड्रेसेस इस तरीके से नहीं होंगे। ये तो लिस्टिंग फाइल की हम बात कर रहे हैं। मेमोरी में जब हमारा प्रोग्राम लोड होगा तो लेट्स से कि एड्रेसिंग कुछ इस तरीके से हो रही होगी। ये देखें, ये एच किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपके 8 हेक्साडेसिमल डिजिट्स आ गई। तो मेमोरी में जो एड्रेस होगी, जिस एड्रेस पे हमारा इंस्ट्रक्शन पड़ा होगा, वो एब्सोल्यूट एड्रेस होगा, और वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक होगी बात। अच्छा, अब लाइन 10 और लाइन 11 की बात हुई है। अच्छा, ये तो मैं थोड़ा सा पीछे आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमने लाइन 9 की बात की कि लाइन 9 जो है उसमें वहाँ से हमारा कोड सेगमेंट जो है वो शुरू हो रहा है। अच्छा, अब लाइन 10 और लाइन 11 की बात कर रहा है कि उसका एड्रेस भी यही है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि लाइन 11 पे अब जो हमारी पहली इंस्ट्रक्शन है वो क्या है? स्टोर है। ये हमारी डियर स्टूडेंट्स पहली इंस्ट्रक्शन है, और ये पहली इंस्ट्रक्शन ये कह रही है कि मूव करो 5 को AEX रजिस्टर में, यानी AX रजिस्टर में। इसके मतलब हम पढ़ भी चुके हैं। ये प्रोग्राम जो है असेंबली लैंग्वेज का पहला हमने प्रैक्टिकली देखा भी है, तो ये वही बातें हैं, कोई नई बातें नहीं हैं। इसमें ये कह रहा है कि भाई इस 5 को क्या करो? मूव करो, यानी स्टोर करो किस में? AX रजिस्टर में। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है। अच्छा, अब ये इंस्ट्रक्शन जो है, यानी लाइन 10 और लाइन 11 भी वो 000 एड्रेस पे स्टोर है, क्योंकि हमारी पहली इंस्ट्रक्शन यहाँ से शुरू हो रही है, यानी लाइन 11 से शुरू हो रही है। अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, उसके बाद जो है जो लाइन 11 है उसके हवाले से जो है ना चंद ये जो इंफॉर्मेशन है वो दी गई है कि अब इसमें आपको जो है ना कुछ कोड बाइट्स भी नज़र आ रही होंगी। जैसे ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है B8। अच्छा, ये B8 अब क्या है? ये B8 ऑप कोड है मूव का। ये देखिए, ऑप कोड के मुतालिक डियर स्टूडेंट्स हमने क्या कहा था? ऑप कोड के मुतालिक हमने ये कहा था कि इसका मतलब ये है कि डेटा पे किस किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसका पता हमें यहाँ से चलेगा।
अब ये हमारा डेटा है, ये कांस्टेंट, ठीक है, ये हमारा ऑपरेंड है। इस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, हम इसको मूव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं AX रजिस्टर में। तो ये जो B8 है ये अब कोड बाइट है MOV का, और ये जो 00005 आपको नज़र आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इस डेटा या ऑपरेंड 5 को। अब आप कहेंगे कि भाई ये 00 क्यों हमने लिखा। देखें डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की कि ये जो सिस्टम है हमारा ये 32 बिट सिस्टम है, और ये डेटा वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा 8 हेक्साडेसिमल डिजिट्स में। तो ये तो एक हेक्साडेसिमल डिजिट हो गया। अब बाकी बाकी 7 बच गए, ठीक। तो उसके लिए जो है ना हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरोज़ हमें लगाना पड़े ताकि ये 32 बिट जो है ना वैल्यू बन जाए, ठीक। अच्छा, ये होगी बात। उसके बाद फिर लाइन 12 पे हमने लाइन जो 12 है इस पे क्या है, इस पे अब आपकी दूसरी इंस्ट्रक्शन है। दूसरी इंस्ट्रक्शन कैसे है, उसमें ये इन्फॉर्मेशन है कि भाई अब जो हमारे पास ऑप कोड है, जो ऑपरेशन अब परफॉर्म होना है वो क्या है, ऐड। कि भाई ऐड करो AX में जो भी वैल्यू पड़ी है उसको ऐड करो कांस्टेंट 6 के साथ। अब AX में क्या वैल्यू पड़ी थी 5, उसको क्या करो कांस्टेंट 6 के साथ ऐड करो, रिजल्ट दोबारा वापस कहाँ पे स्टोर करो, AX रजिस्टर में। अब ये जो 83 आपको नज़र आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये असल में कोड बाइट है इसका, ये ऐड ऑप कोड का, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो है ये जो इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है ये AX और ये 6 की और ये जो AX रजिस्टर है ये इस हवाले से है इन्फॉर्मेशन सारी, ठीक। अच्छा, तो अब जो है ये इसी बात को यहाँ पे कहा गया है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके दी है ये वही चीज़ है, ठीक है। ये देखें, ये लाइन 11 की जो इंस्ट्रक्शन है खुसूसी तौर पे इसको यहाँ पे मैंने लिखा है ताकि आपको मैं समझा सकूँ। तो ये जो B8 आपका हो गया, ये क्या हो गई, मशीन कोड इंस्ट्रक्शन होगी। और 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, ये जो 5 हमारा कांस्टेंट है 32 बिट वैल्यू से इसको हमने रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद जो है ना AX रजिस्टर के हवाले किया। अच्छा, तो उसके बाद जो है ये फिर इस स्लाइड में मैंने जो अभी पिछले एक्सप्लेन किया था कि B8 को हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑप कोड भी कहते हैं, कि भाई ऑपरेशन किस किस्म का परफॉर्म होगा डेटा के ऊपर, ठीक। अच्छा, अब लाइन 12 में हमने ये देखा कि लाइन 12 क्या चीज़ है। अब हमारी दूसरी जो एग्जीक्यूटिबल इंस्ट्रक्शन है वो लाइन 12 पे है, लेकिन कितने फासले पे है, 0005। ये जो है ना ऑफसेट की डियर स्टूडेंट्स इधर बात हो रही है। चलते हैं डायग्राम की जानिब। ये देखें, ये यानी जो आपकी दूसरी इंस्ट्रक्शन है वो अब किस एड्रेस पे स्टोर है, वो 000005 एड्रेस पे स्टोर है। यानी देखें, बेस एड्रेस आपका कहाँ से शुरू हो रहा था, 000 के साथ। इसके साथ जब हमने 5 को ऐड किया, बेस एड्रेस या स्टार्टिंग एड्रेस के साथ जब हमने 5 को ऐड किया तो हमें क्या मिला, 000005। यानी अब जो है आप क्या करें, मेमोरी की इस लोकेशन पे जाएं, तो वहाँ पे हमें जो हमारी सेकंड इंस्ट्रक्शन मिलेगी उसको फेच करें और एग्जीक्यूट करें। डियर स्टूडेंट्स, ये वही वो इफेक्टिव एड्रेस वाली बात पिछले लेक्चर में हमने की थी कि इफेक्टिव एड्रेस अगर हमने कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, बेस एड्रेस की जो वैल्यू है उसको ऑफ ऐड कर देना है ऑफसेट वैल्यू के साथ। अब बेस एड्रेस में हमारी वैल्यू, बेस एड्रेस में इस केस में बेस एड्रेस वैल्यू हमारी क्या है, वो ये है, ठीक, ये 000। अच्छा, ऑफसेट वैल्यू क्या है, 5 है। जब उसके साथ हम इसको ऐड करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो ये असल में ये ऑफसेट जो है, ये डिस्प्लेसमेंट भी इसको हम कहते हैं, उसका मेन मकसद है। अच्छा, अब लाइन 14 पे हमें एक इन्वोक की डायरेक्टिव या इंस्ट्रक्शन नज़र आएगी। अच्छा, ये इन्वोक जो डायरेक्टिव है, लाइन इसकी वजह से जो है ना हमारे पास ये पुश और कॉल की स्टेटमेंट्स जो हैं वो इंक्लूड हुई हमारे कोड में। यानी हमारे कोड में तो हमने ये चीज़ें नहीं देखी थी, हमने तो ये सिर्फ 2 नंबरों को ऐड करना था। लेकिन अब जो है जब ये जो इन्वोक का डायरेक्टिव है या इंस्ट्रक्शन है, ये जब एग्जीक्यूट हुई या ये जब कॉल हुई तो इसने क्या किया, अच्छा, ये पुश और कॉल की स्टेटमेंट्स को हमारे प्रोग्राम के अंदर इसने इंक्लूड कर दिया, लाइन नंबर 15 और लाइन नंबर 16। यानी असम्बलर को उसने मजबूर कर दिया कि भाई तुम इस तरह करो कि पुश और कॉल की स्टेटमेंट्स को जनरेट करो और लाइन नंबर 15 और 16 पे क्या कर दो, उनको शो करो या डाल दो। तो ये काम किया किसने, इस इन्वोक डायरेक्टिव ने किया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, इस पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है, ये देखें लाइन नंबर 14 पे जो इन्वोक डायरेक्टिव था उसकी वजह से हमारे पास लाइन नंबर 15 और लाइन नंबर 16 पे ये पुश और कॉल की स्टेटमेंट्स जनरेट हुई और फिर ऐड हुई। अब ये होती क्या चीज़ें हैं, ये डियर स्टूडेंट, मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि हम हर एक बात यहाँ पे नहीं
डिस्कस करेंगे, ये टाइम नहीं है। हम ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपको क्लियर होती जाएंगी। इस लेक्चर तक सिर्फ हमें ये समझना ज़रूरी था, ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब जो है जो प्रीवियस हमारी पिक्चर है, ठीक है, उसमें आपको कुछ वैल्यू नज़र आ रही होंगी। ये देखें, ये B8 00005, फिर 83C006 है, 6A है, 00 E8 0000E। अब ये जो चीज़ें हैं ये क्या हैं असल में? ये मशीन बाइट कोड्स हैं, बाइट कोड्स हैं। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि ये क्या है, मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं। इनको जब मेमोरी में लोड किया जाता है तो इंटीजर वैल्यूज़ के तौर पे इनको लोड किया जाता है, लेकिन इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हेक्साडेसिमल नोटेशंस के तौर पे इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आपको इधर नज़र आ रहा है। अब यहाँ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन जो है ना रिसीव हो रही है? एक तो हमने देखा कि ये जो है मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं। जो इंस्ट्रक्शन हमने देखी कि मूव AX5, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो अब मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या हैं? वो ये है कि B8 जो है ये MOV को रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये है। इस तरह ये बाकी इन्फॉर्मेशन होगी। अच्छा, इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे जो प्रोग्राम का साइज़ है वो कितना है। अच्छा, वो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहला पॉइंट इस हवाले से लिखा है वो ये है कि आपका जो हेक्साडेसिमल में 2 डिजिट का नंबर होगा, उसका मतलब 8 बिट्स। अगर 4 डिजिट का नंबर है तो 16 बिट्स हो गई। अगर 8 डिजिट का नंबर है तो 32 बिट्स हो गई। क्या मतलब? मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र किया है कि लेट्स से ये हमारे पास 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं। तो एक से हेक्साडेसिमल डिजिट जो है ये किस चीज़ के बराबर होता है? 4 बिट्स के बराबर होता है। बस आपने ये बात याद रखनी है। बाकी फिर आप काउंट करें कि कितने आपके पास हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करें और आपके पास एक्चुअल जो पोजीशन है वो सामने आ जाएगी। अब ये जो हमारा प्रोग्राम, ये जो पीछे आपने मशीन इंस्ट्रक्शंस देखी, ये एग्जैक्टली कितने बाइट्स की थी? 15 बाइट्स की ये थी। कैसे? 2 इसमें 4 बाइट की वैल्यूज़ थी और 7 उसमें 1 बाइट की वैल्यूज़ थी। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं पिक्चर की तरफ, वहाँ से जो है ना देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारे पास हमने ये कहा कि हेक्साडेसिमल में एक डिजिट जो है हेक्साडेसिमल का वो 4 बिट के बराबर होता है। तो ये देखिए, ये 4 बिट के बराबर हो गया, ये 4 बिट के बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? 1 बाइट। क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1 बाइट में कितनी वैल्यूज़ होती हैं? बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं, ठीक? यानी 8 बिट्स हमारे 1 बाइट के बराबर है। अब ये 1 बाइट हो गई, तो ये आपका हो गया 1 बाइट, ये हो गई। अच्छा, 1 बाइट आपकी ये हो गई। उसके बाद जो है ना आपकी 1 बाइट ये हो गई, 1 बाइट आपकी ये हो गई, 1 बाइट ये हो गया, 1 बाइट ये हो गया और 1 बाइट ये हो गया। इसको गिने ज़रा आप। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपके पास 1 बाइट की वैल्यू आई, ठीक? 7 हमारे पास 1 बाइट वैल्यू आई और 2 4 बाइट की वैल्यू आएंगी। कैसे? ये देखिए, ये वाली। अब ये तो 1 2 कितनी है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो 8 हैं। अगर हम इसको 4 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 बिट्स का एक डिजिट होता है, तो 4 दूनी 8। तो ये जो है ना आपके पास क्या होगी? 2 बाइट की वैल्यू हो गई। ये 2 बाइट की हो गई और ये भी 2 बाइट की वैल्यू हो गई। अच्छा, सॉरी, 4 जो हैं 2 बाइट्स की वैल्यू हो गई। ये देखिए, ये सॉरी, ये 1 बाइट हो गया आपका, ठीक है? ये दूसरा बाइट हो गया, ये तीसरा बाइट हो गया, ये चौथा बाइट हो गया। तो 4 जो हैं बाइट्स ये हो गई। इसी तरह आपका 1 बाइट ये हो गया, दूसरा बाइट ये हो गया, तीसरा बाइट ये हो गया और चौथा बाइट ये हो गया। 4 बाइट ये हो गए और 4 बाइट ये हो गए। तो कितने हो गए? 8 बाइट हो गए। 8 और 7 ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, 8 और 7 15। तो हमारा जो प्रोग्राम का साइज़ हो गया वो टोटल एग्जैक्टली कितने बाइट का हो गया? 15 बाइट का हो गया। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है ना मिलेंगी। अच्छा, अब फ़ायदा क्या है इसका? प्रोग्रामर को क्या फ़ायदा है? देखिए, अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि असम्बलर ने जो है ना करेक्ट मशीन कोड बाइट्स जो हैं वो जनरेट करके हमें दी हैं, तो उसका पता हमें कहाँ से चलेगा? उसका जो बेस्ट सोर्स है वो आपकी ये लिस्टिंग फ़ाइल है। यहाँ से अब आपको पता चलेगा कि भाई हाँ, कंपाइलर ने, असम्बलर ने जो है ना वो करेक्ट मशीन कोड बाइट्स जो हैं वो हमें जनरेट करके दी हैं।
एक तो ये फ़ायदा हो गया। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप लर्निंग के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि भाई कितनी मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जनरेट हुई हैं। अगर इसका पता आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको लिस्टिंग फ़ाइल से लगेगा। अच्छा, इसके अलावा प्रोग्रामर को भी इसके फ़ायदे हैं काफ़ी। अच्छा, प्रोग्रामर को इसका फ़ायदा क्या है? पीछे हमने डिस्कस किया था, प्रोग्रामर को ये फ़ायदा है कि वो अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो उसको जो है ना इस लिस्टिंग फ़ाइल से काफ़ी निटी-ग्रिटी डिटेल जो हैं वो मिल जाती हैं, ठीक? अच्छा, तो ये तो हो गई डियर स्टूडेंट्स लिस्टिंग फ़ाइल के हवाले से चंद बातें। अब अपने लेक्चर का आखिरी टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं जिसको हम डिबगर कहते हैं। अब तक की जो डिस्कशन थी डियर स्टूडेंट्स वो हमारा जो पहला मरहला था असम्बलर का, उसको हमने देखा। फिर उसके बाद लिस्टिंग फ़ाइल की जो अहमियत है और क्या होती है उसको भी हमने देखा। अब जो लास्ट टॉपिक है डिबगर का उसको देखते हैं कि ये डिबगर जो है इसका क्या फ़ायदा होता है। डियर स्टूडेंट्स आपको पता भी होगा इसका, आपने सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग वगैरह की है तो शायद आपने इसको यूज़ भी किया होगा क्योंकि उन टूल्स में ये शामिल होता है। अच्छा, प्रोग्रामर ने अगर कोई मिस्टेक की, एक तो ये है कि डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 किस्म की मिस्टेक्स होती हैं जब आप प्रोग्राम लिखते हैं। एक को हम कहते हैं कि भई सिंटैक्स एरर है, ठीक है? मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ। एक आपका लॉजिकल एरर होता है, ठीक? नॉर्मली हम 2 एरर ही देखते हैं और पढ़ते हैं कि भई हाँ, 2 किस्म की एरर होती है। लेकिन एक तीसरी एरर भी होती है जिसको हम कहते हैं सिमेंटिक एरर। लेकिन उसको हम नज़रअंदाज इसलिए करते हैं कि ये इतनी कोई ख़तरनाक किस्म की गलती नहीं होती। सिमेंटिक्स एरर से मुराद ये है कि आपके प्रोग्राम के जो मानी हैं उसमें कोई गलती हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि जो आपने उसमें लिखा हुआ है, लेट्स से मैं लिखता हूँ कि इंट सी आउट में मैं लिखता हूँ कि प्लीज़ एंटर स्टूडेंट ग्रेड्स, ठीक है? अब देखिए ये एक क्लियर स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के जो सिमेंटिक्स हैं वो पढ़ने वाले को अच्छे तरीके से समझ आने चाहिए और आएँगे। लेकिन अगर मैंने ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं ये मैंने रॉन्गली लिखी हैं और जो पढ़ने वाला है उसको समझ ही ना आए कि भई प्रोग्राम चाहता क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंने क्या इनपुट करना है, तो फिर आपके सिमेंटिक्स जो हैं वो क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, ठीक है? मीनिंग्स आपके गलत हो गए तो फिर जो है ना, जो यूज़र है, ठीक है? उसको काफ़ी दिक्कत होगी। अच्छा, सिंटैक्स एरर के हवाले से हमने ये कहा था कि अगर प्रोग्राम के ग्रामर में कोई गलती है, ठीक है? कहीं आपने सेमीकोलन जो लिखना था वो नहीं लिखा, ब्रेसेस आपने सही नहीं डाले, ठीक है? तो ये जो है ना कंपाइलर इन एरर्स को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। जो आपके सिंटैक्स एरर होते हैं उनको फिर आप क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई लॉजिकल एरर आता है, आपने 2+2 करना था लेकिन इंसान है, गलती हो जाती है, प्लस की जगह आपने जो है ना क्या कर दिया, माइनस डाल दिया। अब ये तो छोटे प्रोग्राम्स में तो कोई मसला नहीं होता। लेट्स से अगर आप आपका प्रोग्राम 10,000 लाइन्स का या 40,000 लाइन्स का कोड है, उसमें इस किस्म की गलती को ढूँढना, ये जो लॉजिकल मिस्टेक है, ये निहायत ही हेक्टिक काम होता है। उसको असल में ढूँढने के लिए हम अब क्या यूज़ करते हैं, डिबगर यूज़ करते हैं। तो ये एक अहम जो काम है डिबगर का वो ये है। अच्छा, तो मतलब ये है कि आपका जो डिबगर है वो आपके जो हैं टूल किट हैं उसमें आपके पास ये होना चाहिए। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि डिबगर असम्बलर्स की तरह ही होते हैं। इधर एक एक ख्याल आपने ये रखना है कि अगर आपका प्रोग्राम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट है और हार्डवेयर डिपेंडेंट है, तो आपका ये जो डिबगर है उसको भी आपने इसी ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के हवाले से सिलेक्ट करना है। लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो प्रोग्राम है सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा और उसके लिए जो है ना इंटेल का ये आर्किटेक्चर जो है, फ़र्ज़ किया 8086 का आर्किटेक्चर जो है उस पे ये रन होगा। तो डिबगर भी आपको इन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक फिर क्या करना होगा, चूज़ करना होगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब देखते हैं कि जो 4 बड़े फंक्शंस हैं डिबगर के, एक प्रोग्रामर को डिबगर जो है क्या मेन फंक्शंस प्रोवाइड करता है, वो डियर स्टूडेंट्स ये हैं। डिबगर एक तो ये करता है कि जो प्रोग्राम आप रन करते हैं उसको कंट्रोल एनवायरनमेंट में रन करके देता है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई और जो रन टाइम पैरामीटर्स है वो स्पेसिफाई करता है। इसको अब हम देखेंगे आगे चल के, एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह इन चीज़ों को। अच्छा, एक तो काम ये हो गया कि डिबगर जो प्रोग्राम है आपका उसको कंट्रोल एनवायरनमेंट में रन करके देगा। दूसरा ये है कि अगर आप अपने प्रोग्राम को किसी ख़ास पॉइंट पर स्टॉप करना चाहते हैं, किसी ख़ास लाइन पे, ठीक? तो वो भी आपको ये करके देगा। दूसरा ये है कि अगर आप मेमोरी लोकेशंस को एग्जामिन करना चाहते हैं या रजिस्टर वैल्यूज़ को एग्जामिन करना चाहते हैं तो वो काम भी ये करके देगा। और तीसरी बात ये है कि अगर आप जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, रजिस्टर के अंदर जो वैल्यूज़ हैं या मेमोरी लोकेशंस पे जो वैल्यूज़ पड़ी हैं, अगर आप उनको चेंज करना चाहते हैं रनिंग एग्जीक्यूशन टाइम के दौरान,
यानी आपका प्रोग्राम रन कर रहा है और आप जो है ना जो वैल्यूज़ रजिस्टर्स में हैं या मेमोरी लोकेशंस पे पड़ी हुई हैं उसको एट रन टाइम जो है ना चेंज करना चाहते हैं, तो ये फैसिलिटी भी आपको डिबगर प्रोवाइड करता है, उनको आप चेंज कर सकते हैं। वजह उसकी क्या है कि आप बग को रिमूव करना चाहते हैं, तो इस तरीके से ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये 4 बुनियादी फंक्शंस जो हैं वो डिबगर प्रोवाइड करता है एक प्रोग्रामर को। अब इन चीज़ों को डिटेल से देखते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि डिबगर जिस कंट्रोल एनवायरनमेंट में आपको प्रोग्राम रन करके देगा उसको हम क्या कहते हैं, सैंड बॉक्स कहते हैं। ठीक। अच्छा, अब सैंड बॉक्स इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब सैंड बॉक्स एनवायरनमेंट में आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप मेमोरी एरियाज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं, रजिस्टर की वैल्यूज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं और आईओ डिवाइसेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन सारा के सारा काम आप एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि ये जो ये जो स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पढ़ी, इन्हीं से आपको अहमियत का भी, इनकी अहमियत का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि देखिए जब मैं मेरी मेमोरी एरियाज़ को एक्सेस कर रहा हूँ तो मैं तो हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ, रजिस्टर वैल्यूज़ को मैं डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ और आईओ डिवाइसेस को मैं डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये तो गड़बड़ भी हो सकती है बहुत बड़ी, ठीक है ना? और इससे बचने के लिए फिर ये क्या है, आपको डिबगर एक कंट्रोल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके देता है ताकि और मसले ना हों। अच्छा, फिर ये है कि डिबगर जो है जब आप प्रोग्राम को एक्सेस करेंगे, प्रोग्राम आइटम्स को, ठीक है, तो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में आप एक्सेस करेंगे। इसके अलावा डिबगर आपको इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले करके देगा कि कब और कैसे आपने प्रोग्राम के मुख्तलिफ आइटम्स को एक्सेस किया, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको डिबगर प्रोवाइड करके देगा। इसके अलावा क्या करता है डिबगर कि अब आप क्या करते हैं कि अपने प्रोग्राम को जो है ना, लेट से आपने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, लेकिन किसी ख़ास पॉइंट पर आप अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को क्या करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये काम करने के लिए जो है ना डिबगर को कुछ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। यानी मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, लेकिन किसी ख़ास पॉइंट पे मैं अपने प्रोग्राम को स्टॉप करना चाहता हूँ, तो ये काम भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये काम करने के लिए डिबगर को हमने एक तो ओरिजिनल सोर्स कोड और इसके अलावा जो है कि जो सोर्स कोड की लाइंस हैं, यानी उनकी इंस्ट्रक्शन कोड्स, ये भी हमने प्रोवाइड करके देनी होंगी। ये काम करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन डिबगर को क्या चीज़ प्रोवाइड करनी होगी, ओरिजिनल सोर्स कोड प्लस उसका जो इंस्ट्रक्शन कोड है, ये हमें डिबगर को देना होगा अगर हम ये ऊपर वाला पॉइंट जो है इसको अचीव करना चाहते हैं। इसके अलावा भी जो है ना डिबगर को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें डिबगर को देनी है तो कमांड लाइन जो है आपका, ये जो डॉस एनवायरनमेंट में आप कमांड्स लिखते हैं, सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट, वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, कुछ कमांड्स हैं, उन कमांड्स के थ्रू फिर हम क्या करते हैं, जब उनको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर उन कमांड्स के थ्रू असल में ये टास्क हम अचीव कर सकते हैं कि भाई अगर मैंने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को किसी ख़ास पॉइंट पे स्टॉप करना है तो मैं स्टॉप कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए ये है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स जो हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस चाहिए होंगी जो कि मैं कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे एंटर करूँगा, तो फिर उसकी बदौलत जो है ये फैसिलिटी मैं ले सकता हूँ। अच्छा, अब ये है कि आपने ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आप क्या करना चाहते हैं कि मेमोरी एरियाज़ को डिस्प्ले करना चाहते हैं या रजिस्टर वैल्यूज़ को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। यानी मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो है मैं मेमोरी के मुख्तलिफ एरियाज़ को देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। इसके अलावा मैं रजिस्टर की वैल्यूज़ को भी देखना चाहता हूँ कि कौन सी वैल्यूज़ वहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये काम भी आपको डिबगर करके देगा। लेकिन ये जो काम है ये डिबगर आपको जो कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है डिबगर का उसमें करके देगा, यानी सैंड बॉक्स जो एनवायरनमेंट हमने पढ़ा अभी उसमें ये आपको ये सारा काम करके देगा। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप पीक, यानी आप अंदर आपके ने जो प्रोग्राम है आपका, अब आप उसके अंदर झांक रहे हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, जब मैं मेमोरी के एरियाज़ को भी देख रहा हूँ, मेरे स्क्रीन पे जो है ना मेमोरी एरियाज़ हैं, मैं वहाँ देख रहा हूँ कि इस मेमोरी लोकेशन पे ये वैल्यू पड़ी है मेरे प्रोग्राम की, इस मेमोरी लोकेशन पे मेरे प्रोग्राम की ये वैल्यू पड़ी है। अच्छा, जो डिफरेंट रजिस्टर्स हैं सीपीयू के, उनमें क्या क्या वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। देखिए जब मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो आप कह सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम का एक्सरे जो है ना हमें नज़र आ रहा है। अब मैं अपने प्रोग्राम के अंदर झांक के देख रहा हूँ एक्चुअल सिचुएशन को। तो देखिए ये एक
ये थर्ड पॉइंट है कि भाई ये प्रोग्रामर के लिए क्या है, एक्सट्रीमली जो है ना ये यूज़फुल ऑप्शन है, यूज़फुल रिसोर्स है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर मैंने चेंजेस करनी है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई मुझे नज़र आ रहा है कि मेमोरी लोकेशंस जो हैं वो ये हैं, रजिस्टर की वैल्यूज़ ये हैं, तो एक ब्लूप्रिंट मेरे प्रोग्राम के एक्सरे मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये प्रोग्रामर के लिए कितनी जो है ना यूज़फुल फैसिलिटी होगी। अच्छा अब जो पहला पॉइंट है इस स्लाइड का वो ये है कि देखें, जब मैं पिछली स्लाइड पे हमने ये कहा कि डिबगर की वजह से हम मेमोरी एरियाज़ को भी देख रहे हैं और रजिस्टर वैल्यूज़ को भी अब हम देख रहे हैं। एक्चुअली हमें एक्सरे नज़र आ रहे हैं अपने प्रोग्राम के। तो अब अगर मैं कोई डेटा एलिमेंट चेंज करना चाहता हूँ, कोई वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, यानी मेमोरी लोकेशन की किसी वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, रजिस्टर की किसी वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, तो ज़ाहिर बात है ये एग्जीक्यूशन के दौरान, यानी प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट कर दिया, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हम ये चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये देखिए ये भी डिबगर की बदौलत आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि एक तो आप ये काम कर सकते हैं कि भाई मेमोरी एरियाज में जो वैल्यूज़ पड़ी हैं उसको भी चेंज कर सकते हैं और रजिस्टर की वैल्यूज़ को भी आप चेंज कर सकते हैं। इन चेंजेस के क्या इफ़ेक्ट आपके आउटपुट पे आ रहे हैं ये भी आपको साथ साथ जो है ना देखने को मिलेंगी। तो देखें ये कितनी बड़ी एक फैसिलिटी होगी कि मैं एक्चुअली जो है ना अब क्या कर रहा हूँ, मेमोरी लोकेशंस जो हैं मेरे सामने हैं, मैं देख रहा हूँ कि उनमें क्या क्या वैल्यू पड़ी हुई हैं। अच्छा, रजिस्टर मेरे सामने हैं, उनमें मैं एक्चुअली देख रहा हूँ कि भाई रजिस्टर की क्या क्या वैल्यूज़ हैं। मैं उनको रन टाइम पे चेंज भी कर रहा हूँ और फिर मैं ये भी देख रहा हूँ कि इन वैल्यूज़ को चेंज करने की वजह से मेरे प्रोग्राम के आउटपुट पे जो असर आ रहा है, जो इफ़ेक्ट हो रहा है, वो भी मैं देख रहा हूँ। तो अब आप खुद सोचें डियर स्टूडेंट्स कि कितना एक्सट्रीमली यूज़फुल फीचर होगा ये एक प्रोग्रामर के लिए। तो ये देखें अब फ़ायदा इसका क्या हो गया? फ़ायदा इसका ये हो गया कि अगर ये चीज़ ना होती तो हम क्या करते? मिसाल के तौर पर ये फैसिलिटी हमें अवेलेबल ना होती जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, तो फिर हम वापस सोर्स कोड में जाते, वहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज करते, दोबारा सोर्स कोड को रिकम्पाइल करते, दोबारा उसका जो है ना एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल जो है हम रन करते, तो कितना टाइम हमारा लगता। अब डिबगर की वजह से ये सारा के सारा टाइम हमारा क्या हो गया, सेव हो गया। डियर स्टूडेंट्स, असम्बली लैंग्वेज के हम हवाले से हमने ये भी देखा था पहले शुरू के लेक्चरों में, अगर आपको याद हो कि ये जो प्रोग्रामिंग है, असम्बली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम की ज़ेब व ज़ीनत करते हैं, ठीक है ना, उसको खूबसूरत बनाते हैं। अब अगर आपको थोड़ा इस पॉइंट पे सोचें ज़रा कि देखें ये अगर ना हो रहा होता, देखें डिबगर की वजह से मैंने क्या किया, अपने मशीन की एक्सरे ले ली। अब अपने प्रोग्राम के अंदर मैं देख रहा हूँ कि मेमोरी वैल्यूज़ मेरे प्रोग्राम की ये हैं, यानी मेमोरी लोकेशंस में ये वैल्यू पड़ी हुई हैं, रजिस्टर्स में ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, मैं रन टाइम पे उनको चेंज भी कर रहा हूँ, उनके इफ़ेक्ट को भी देख रहा हूँ, मैं अपने आउटपुट को भी देख रहा हूँ कि किस तरीके से वो चेंज हो रहा है। ये सारा काम रन टाइम पे हो रहा है, ठीक? तो कितना फ़ायदा हो गया। अच्छा, वहीं पे देखें अब ये जो ज़ेब-ओ-ज़ीनत और खूबसूरती की मैंने बात की, ये देखें आप रन टाइम पे सब कुछ कर रहे हैं, प्रोग्राम को पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है? अगर ये ना होता तो फिर ये काम हमें करना पड़ता, जिसका ये जो लास्ट पॉइंट मैंने अभी ज़िक्र किया कि हमें दोबारा सोर्स कोड में चेंजेस करनी पड़ती, फिर रिकम्पाइल करना पड़ता, फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल, फिर भी जो है ना हमें इस बात की गारंटी ना होती कि जो खूबसूरती हम चाहते हैं, क्या वो हुस्न मुझे मिला, ये डिबगर की बदौलत आपको मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर की थोड़ी सी समरी, इसमें हमने बुनियादी तौर पे तो 2 चीज़ें डिस्कस की, ठीक है? यानी 3 चीज़ें हमने असल में डिस्कस की। हमने देखा कि असेंबलर का असल में काम क्या होता है और फिर हमने एक साइकिल देखा कि भई जब प्रोग्राम को हम लिखते हैं किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस या जावा में टेक्स्ट एडिटर को इस्तेमाल करते हुए, तो एग्जीक्यूशन तक का जो सफ़र है वो कैसे होता है। फिर हमने देखा कि लिस्टिंग फ़ाइल एक होती है जिसको असेंबलर ऑप्शनली जनरेट करके देता है, यानी आप चाहें तो जनरेट कर सकते हैं, आप ना चाहें तो नहीं भी कर सकते। किस लिए होती है, हमने देखा कि एडवांस जो प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है वो लिस्टिंग फ़ाइल, वो भी हमने देखा। आखिर में हमने ये देखा कि डिबगर जो है ये एक ज़बरदस्त किस्म का टूल है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम की ज़ेब-ओ-ज़ीनत कर सकते हैं या उसके हुस्न को जो है ना और बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक फ़ी अमान अल्लाह।